एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। आज गाइस हम बात करने वाले हैं आपके टेस्ट के बारे में, जो कि आपका व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट कराया गया था। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करेंगे, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट जानेंगे और देखेंगे क्या होने चाहिए थे उनके सही आंसर। प्लस जानेंगे कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके उन क्वेश्चन को और ज्यादा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता था, जहां से आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिटेल में अपना डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेलुएट्स द ट्रूथ और लाइक्लीहुड ऑफ द स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से एस्थेटिक, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल और क्रिएटिव, इनमें से कौन सी ऐसी थिंकिंग है जिसमें बच्चा किसी ट्रूथ के बारे में ढूंढता है और ढूंढता है कि ये स्टेटमेंट कितनी सही है और कितनी गलत है। तो जब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं, आपको जानना है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या इस चीज का इसी से लेना देना है या नहीं है। तो वहां पर आप क्या चीज अप्लाई करते हैं कि सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपने बोला कि तुझे पता है कि जब बिल्ली रास्ता काटती है ना तो आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको मतलब कि उस टाइम पे नहीं जाना चाहिए उस टाइम, क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा अशुभ होगा, ये बोली जाती है स्टेटमेंट। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कैसा पता चलेगा, वो आप सच्चाई जानने के लिए इनमें से कौन से प्रकार की थिंकिंग करेंगे, क्योंकि आपको इसके पीछे का सच निकालना है कि क्या सच में बिल्ली जब रास्ता काट जाए तुम्हें रास्ता नहीं क्रॉस करना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं आप, सपोज अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे सेम प्रॉब्लम को, कह रहे तुझे पता है कल ना बिल्ली रास्ता काट गई थी और मैंने ना फिर रास्ता क्रॉस नहीं किया। तो आपका दोस्त बोलेगा अरे क्या कोई लॉजिक है इस बात के पीछे। लॉजिक ढूंढना चाहिए आपको, सच्चाई जब जाननी होती है तो आप चीजों के पीछे के लॉजिक को ढूंढते हैं। तो सेम तरीके से जब हम लॉजिकल थिंकिंग करेंगे तो हम उस स्टेटमेंट के पीछे की सच्चाई को निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सी, लॉजिकल। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो किसी बच्चे को क्रिटिकली रूप से सोचने पर मजबूर कर दे। अब सबसे पहले क्रिटिकली क्या होता है? क्रिटिकली का मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डीप में जाके सोचना, और जब डीप में जाके किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आता है। तो इन चारों में से वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें बच्चा क्रिटिकली थिंकिंग करेगा? सबसे पहला, व्हाट इज द राइट आंसर? बताओ इनमें से 2 + 2 4 होता है या 5 होता है? बताओ राइट आंसर क्या है। तो क्या कहीं पर डीप थिंकिंग करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन बी, कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन। अच्छा तो मुझे ये बताओ 2 + 2 4 होता है, लेकिन क्या और कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर 4 किसी का सम आ सके? देखो थोड़ा बहुत क्रिटिकली तो, लेकिन ज्यादा क्रिटिकल यहाँ पर होने की जरूरत मुझे नहीं लग रही। कुछ ऐसा ये सिचुएशन नहीं है जहां पर बहुत ज्यादा डीप में एनालाइज किसी को करना पड़े। ठीक है, फिर भी हम साइड में रख के चलेंगे इस ऑप्शन को, क्योंकि हमें क्या करना होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जहां पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो सबसे बेस्ट आंसर हो। बेटर नहीं चलेगा, अच्छा नहीं चलेगा, सबसे जो बेस्ट आपके क्वेश्चन की नीड को फुलफिल करता हुआ आपको वो ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन सी है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस। आप मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप कॉन्ग्रुएंस, जो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, आई होप सो सबने मैथ्स करी होगी क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। तो आपने कॉन्ग्रुएंस वाला चैप्टर किया होगा जहां पर आपको ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। तो उसमें क्या करते हैं आप सबको अलग अलग बेसिस पे उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। तो वहां पर क्या होता है, आपके सामने बहुत सारी सिचुएशन होती है कि साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा डीप में जाके सोचेंगे कि मैं इसको किस किस तरीके से कर सकता हूँ, कौन कौन से पहलू से मेरा सही आंसर निकलेगा। तो आप देखिए ये जो सी ऑप्शन है ये हमारी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी डिमांड को बिल्कुल फुलफिल करता है। तो ये सी ऑप्शन में ही हम बिल्कुल क्रिटिकली सोचेंगे। तो इसके हिसाब से बच्चों आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं।
ऑप्शन डी में है डू यू नो द आंसर टू दिस। अब तुम्हें पता है या नहीं पता है, हाँ बोलो या ना बोलो। इसमें क्या बात हुई क्रिटिकली सोचने की, कुछ नहीं हुई भैया, बस सीधा सीधा जवाब दे दो, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है बता दो हमें। तो डी भी नहीं होना है इस प्रकार। तो सी ऑप्शन हमें हमारा मिल चुका है, जो कि सबसे बेस्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3, which of the following statement is not appropriate to motivation as a process। इनमें से एक ऐसा स्टेटमेंट बताइए जो कि मोटिवेशन के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ क्या पूछा है, नॉट अप्रोप्रिएट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड्स अ गोल। मोटिवेशन हमें या एक किसी इंसान को अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ावा देता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब आप सब मोटिवेटेड हैं गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, टीचर की जॉब लेने के लिए, तभी तो अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं ना। तो इसके हिसाब से ये तो सही हो गया। हमें तो ढूंढना है जो मोटिवेशन के हिसाब से सही नहीं है। तो देखिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, इट सेटिस्फाइज द पर्सन बायोलॉजिकल नीड। इससे किसी भी पर्सन की जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। अब मोटिवेशन के थ्रू नीड्स भी पूरी होती हैं, क्योंकि हमने मोटिवेशन के अंदर मैस्लो साहब की थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने उसमें हायरार्की ऑफ नीड्स बताया था। तो वहां पर हम बायोलॉजिकल नीड्स भी पूरी करते थे अपनी। तो मोटिवेशन का इससे भी लेना देना है, तो ये आंसर भी नहीं होगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन सी, इट हेल्प्स इन अचीविंग अ साइकोलॉजिकल एम्बिशन। इसकी मदद से आप कोई अपना साइकोलॉजिकल दिमागी रूप से आपने कुछ सोचा है, कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, समाज में आप कोई जगह पाना चाहते हैं, तो आप अपना वो एम्बिशन पूरा कर सकते हैं। अब मोटिवेशन में हमने ये चीज भी पढ़ी है, क्योंकि हमने हायरार्की ऑफ नीड्स में इसके बारे में पढ़ा था। चलिए ये भी तो इसका आंसर नहीं होगा, फिर बचा क्या, ऑप्शन डी। हमें पता है ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है हर किसी के पीछे, क्योंकि तुक्के से अगर आंसर लगाओगे फिलहाल और समझोगे नहीं तो एग्जाम में याद नहीं रहता है कि क्या आंसर लगाया था क्या नहीं लगाया था। कॉन्सेप्ट को समझो, सब चीजें याद रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड रहोगे बच्चों तो काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीजें लेके चलोगे, तभी आपके एग्जाम में क्लियर करने की थोड़ी परसेंटेज बढ़ती है। बाकी तो आपका सारा सेल्फ स्टडी है। चलिए ऑप्शन डी है, इट कीप्स अवे फ्रॉम अनप्लेजेंट सिचुएशन। मोटिवेशन की वजह से हम किसी अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट का मतलब जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता, उस सिचुएशन से हम दूर रहते हैं। अब भला मोटिवेशन के जरिए हम किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से कैसा दूर रहेंगे, इसके बारे में ऐसा कुछ तो हमने अपनी मोटिवेशन की थ्योरी में पढ़ा ही नहीं है। ये तो हमारा मोटिवेशन से रिलेट ही नहीं करता है, तो हमें तो वही चीज बतानी है जो रिलेट नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 4, मेकिंग स्टूडेंट रिमेंबर्स ऑफ अ क्लीनलीनेस कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फ्रॉम द सेम रिफ्लेक्ट। जब आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि आपको अपनी कम्युनिटी को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, इस चीज के लिए आप मोटिवेट करते हैं, तो उस टाइम आप बच्चों को किस प्रकार का मोटिवेशन दे रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक मैं खाली वर्ड से लिंक करके दिखाऊंगी, पूरा इतना ज्यादा मतलब उसमें डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है जिसमें आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सी थ्योरी किसने दी या फिर इस थ्योरी में किसने बात करी थी। ठीक है, एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जहां पर आपको कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पूछा जाएगा, मतलब कि किसी को भी अलट पलट करके पूछ लेंगे, एक ही वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तीसरा आपके आते हैं जहां पर आपको कंफ्यूज किया जाता है ऑप्शंस के बीच में, जहां पर आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे लेकिन आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढना होता है। और एक आपके होते हैं जहां पर सीधा आप वर्ड्स से आंसर अपना ढूंढ सकते हैं, आपको कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड मिल जाएगा जो आपके आंसर से बिल्कुल मिलता जुलता होगा, तो बाकी का स्टेटमेंट सारा आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर अपने क्वेश्चन पेपर में फ्रेम करता है, ताकि उस पेपर का लेवल को इंक्रीज किया जा सके। अब आप देखें ये क्वेश्चन हमारा वर्ड वाली सिचुएशन से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर बात करी है कम्युनिटी की। अब कम्युनिटी क्या होता है बच्चों, कम्युनिटी आता है आपका सोसाइटी के अंदर, आपका कल्चर के अंदर। और सोसाइटी और कल्चर आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए में, जहां पर बात हो रही है सोशियो कल्चरल कंसेप्शन और मोटिवेशन की।
बाकी डिटेल में कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको कम्युनिटी दिखा, आपको सोशो कल्चर दिखा, सिंपली आपका आंसर रिलेट हो गया, क्योंकि जो कम्युनिटी है वहां पर हमारी सोसाइटी आता है, वहां पर हमारा कल्चर आता है। तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5, राजेश इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीटली, द इनर फोर्स कंपेलिंग हिम टू सर्च फॉर अ वे टू सॉल्व इट कंप्लीटली। राजेश है, एक मैथ्स की प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनको बहुत टफ हो रहा है। सपोज हमने राजेश को क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन का, बहुत ही टफ चैप्टर है, मुझे भी बहुत टफ लगता था अपने टाइम में। तो क्या है, राजेश को आपने क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन का कि चलिए राजेश आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। अब राजेश बोले भैया ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बताओ मैं क्या करूं। लेकिन राजेश ने भी ठान ली है मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। तो ये चीज क्या है, ये मोटिव है राजेश का, ये पर्सनालिटी ट्रेट है, ये इमोशन है या परसेप्शन है। अब देखिए, आपको कोई इनर फोर्स अगर किसी चीज को करने पर मजबूर करती है तो ये हमेशा आपका मोटिव होता है। जब भी आपको अंदर से उत्तेजना आए कि नहीं मुझे तो ये काम करना है, आज तो मुझे पनीर की सब्जी खानी है भैया, आज तो मुझे बाहर 2 राउंड लगा के ही आने हैं, तो ये क्या है, आपके अंदर की इनर फोर्स है जो आपको जागरूक कर रही है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका कहलाता है मोटिव। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Questions encourages students to voice their individual opinions on issues and reflection while giving reasons for the same promote। आप बताइए वो कौन से क्वेश्चंस हैं। अब समझना क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा है। जहां पर कोई बच्चा अपनी ओपिनियन दे, दूसरा उसके ऊपर रीजन भी दे कि भैया बताओ तुम्हारे हिसाब से ये चीज क्यों सही है, तो इनमें से कौन सी थिंकिंग होगी। पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट में तो क्या होता है, बेसिकली आपको बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आप किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। अगला है रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको बस आपने इंफॉर्मेशन रिकॉल करना है, ना तो रीजन देने हैं ना रिफ्लेक्शन करना है, कुछ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर असेसमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, हम तो ओपिनियन देने के लिए बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करके खुद सोच के बताओ कि आपने जो ओपिनियन दिया वो क्यों सही है वो क्यों गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब एंड में बचा, हमें पता है कि एक ही ऑप्शन बचा तो यही आंसर होगा, लेकिन क्यों सही होगा, तो ऑप्शन है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच करना। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे अपना ओपिनियन कब देते हैं, जब आप उस चीज को ढंग से समझते हैं। ढंग से समझने के लिए आप क्या करेंगे, चीज को एनालाइज करेंगे। ठीक है, आपने एनालाइज कर लिया, फिर आपको बोला है कि आपको रिफ्लेक्ट करके, यानी कि आप सोचो कि आपने जो चीज ओपिनियन दी वो क्यों सही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रिटिकली थिंकिंग करेंगे। आप बिल्कुल डीप में जाके सोचेंगे कि मेरे ओपिनियन देने के पीछे का कारण क्या था, क्या ये सारी चीजों को सेटिस्फाई करता है, कितने हद तक मेरा ओपिनियन सही है। तो इसके हिसाब से बच्चों आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच, यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 7, that involves self awareness and control of cognitive abilities जैसे कि प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। अब आप देखिए, जहां पर भी आप दिख जाए ना सेल्फ अवेयरनेस और आपको साथ में मेटा कॉग्निशन भी दिख रहा है, तो सीधा सीधा आंख बंद करके यही आंसर लगा देना, क्योंकि मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है, मेटा मतलब खुद के बारे में, कॉग्निशन अपनी सोच के बारे में, खुद के बारे में सोचना। कॉग्निटिव एबिलिटीज भी दिख गया हमें, सेल्फ भी दिख गया। जब अपनी ही सोच के बारे में आप सोचते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेटा कॉग्निशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये वाला 1 मार्क्स तो गारंटीड पक्का है सब। क्वेश्चन नंबर 8, थिंकिंग अबाउट ओनली द अवेलेबल फैक्ट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब आप सोचते हैं बस जो आपके पास फैक्ट अवेलेबल हैं बस उनके बारे में, आप ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचते हैं, तो वो कौन सी थिंकिंग के अंदर आता है, कन्वर्जेंट, डिफरेंस रिडक्शन, डाइवर्जेंट, ओवर रेगुलराइजेशन। अब देखिए, हमें पता है कि डिफरेंस रिडक्शन और ओवर रेगुलराइजेशन ऐसी कोई थिंकिंग नहीं होती है, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा।
बचे कौन से आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब देखिए कन्वर्जेंट में क्या होता है, आप बस एक लिमिट के अंदर सोचते हैं, और डाइवर्जेंट में क्या होता है, आप एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन सोचते हैं, आप सिर्फ अवेलेबल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इसके हिसाब से बच्चों आज आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, when parents buy dolls for their daughter and football for their sons, their decision reflect। जब पेरेंट अपनी लड़की के लिए तो डॉल खरीदे और अपने बेटे के लिए फुटबॉल खरीदे तो इससे क्या पता चलता है, तो इसमें क्या हुआ, देखो पेरेंट्स ने क्या है सोच बना रखी है, एक रूढ़िवादी सोच कि लड़के जो है वो बॉल से खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो घर घर खेलती हैं, डॉल से खेलती हैं बेसिकली। तो इससे क्या पता चलता है, ये तरीके का जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है, रोल्स सेट कर दिए जाते हैं कि आदमियों के ये रोल है और फीमेल्स के ये रोल होते हैं। तो यहाँ पर भी रोल सेट है उनका खेलने का, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डैश जेंडर इन द क्लासरूम, इट डैश द लर्निंग एनवायरमेंट। टीचर और स्टूडेंट जेंडर को डैश इट, इससे क्या होता है लर्निंग एनवायरनमेंट, आपको बताना है कि टीचर और स्टूडेंट जेंडर के बारे में क्या करते हैं जिसकी वजह से लर्निंग एनवायरनमेंट पर क्या होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे कि किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब जेंडर को समझते हैं, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कि बच्चे और जो टीचर है वो जेंडर के रोल्स को किस तरीके से सोचते हैं, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर कोई लड़का या लड़के के खिलाफ बायस हो रहा है, जो दूसरा वर्ग होगा, चाहे वो लड़की का या लड़के का, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क होगा, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं बायसनेस हो रही है, तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या होगा, जेंडर की वजह से हमेशा फर्क पड़ता है। फर्क पड़ने किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं इम्पैक्ट को। तो देखते हैं इम्पैक्ट सेकंड नंबर ऑप्शन में कहां पर गिवन है, तो इम्पैक्ट देखिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर भी गिवन नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं। तो इसके हिसाब से किस तरीके से क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लर्निंग एनवायरनमेंट पर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चिल्ड्रन क्या होते हैं, आपको चार ऑप्शन के हिसाब से बताना है। सबसे पहला कि इनको सोसाइटी में सिविलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए जरूरत तो है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ये तो भगवान का तोहफा है, इनकी पूजा करी जाए। अब खैर पूजा तो क्या ही करी जाए, ज्यादा तो बस उन्हें चप्पलों से ही मार पड़ती है। चलो फिर भी चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन। बच्चों के ऊपर जिस सोसाइटी में वो बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और जो कल्चर है, इन दोनों चीजों का बच्चे के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसीलिए ही हम बच्चों को सोशलाइजेशन भी सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे को जिस समाज में रहना है उसके हिसाब से रहना होता है, ताकि वो सबसे अलग कटके न रहे। तो कल्चर का और सोसाइटी का बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे आल्सो हेल्प इन। टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आप ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुई, क्यों, लर्निंग तो होगी ही, लेकिन इसके अलावा क्या होगा। अब देखिए जब भी बच्चा ग्रुप में जाएगा तो उससे बच्चे की जो सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, और जब भी बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलप होगी तो वहां पर बात होती है हमेशा सोशलाइजेशन की। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कोई टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, a science teacher asks students to give examples of solid liquid gas, here गिविंग एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू। जब एक टीचर बोले एक स्टूडेंट को कि आप मुझे सॉलिड लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल बताइए, तो ये किससे रिलेट करता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या स्किल। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है, ये हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेट करता है, ये तो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया। लेकिन अब देखिए ना तो इसका आंसर एप्लीकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई मतलब खुद से करके नहीं देख रहा है, ना ही यहाँ किसी स्किल की बात हो रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बीच में से।
अब आप देखिए नॉलेज में क्या होता है, बेसिकली आपको बस फैक्ट्स रिकॉल करने होते हैं। अब क्या होगा, कई बच्चों ने इसका आंसर नॉलेज लगाया होगा, लेकिन अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पता ही नहीं है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, तो क्या आप मुझे उनके सही एग्जाम्पल दे सकते हैं? आपको पता ही नहीं है सॉलिड क्या, तो आप तो पानी को भी, जूस को भी सॉलिड में बता दोगे। अगर आपको पता ही नहीं गैस क्या होती है, तो आप तो इसमें क्या करोगे, एक ईंट ली आपने, मैम ये ईंट जो है ये गैस है। तो क्या हुआ, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि क्या चीज सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है। और जहां पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के समझने की बात होती है, तो बच्चों वो आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो इसका आंसर नॉलेज नहीं होगा। कई बच्चों ने सोचा होगा सिर्फ एग्जाम्पल्स ही तो देना है, लेकिन भैया एग्जाम्पल भी तो जब दोगे ना सॉलिड लिक्विड गैस का, जब आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता होगा कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 का जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। 14 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अ ट्रेनी टीचर राइट्स वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ए स्टूडेंट shall be able to describe the meaning of democracy. In which domain shall this objective fall? एक टीचर ने बोला कि आज का उसका उद्देश्य है कि बच्चे डेमोक्रेसी का मतलब समझ जाए और डेमोक्रेसी के बारे में डिस्क्राइब कर पाए। तो ये बताइए, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके अंदर आएगा? स्किल, सिंथेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस। अब हमें ये भी पता चल गया ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी से। क्लियर है? अब यहाँ पर पूछा है जहां पर बच्चा डेमोक्रेसी का मतलब डिस्क्राइब कर पाए। अब किसी भी चीज को आप डिस्क्राइब कर कब करेंगे, जब आपको वो चीज समझ आ रखी है। और जहां पर समझ आने की बात होती है तो वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग, और जिसको नाम से हम कॉम्प्रिहेंशन के भी जानते हैं। देखिए इसके लिए यहाँ पर आंसर नहीं है। सिंथेसिस में आप उन कॉन्सेप्ट जो आपको पता है उनका इस्तेमाल करके कुछ नया अपनी खुद की चीज क्रिएट करते हैं। एनालिसिस में आप चीजों का विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, ना कि उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आ जाए आपको एग्जाम में, या फिर आपका एग्जाम में आ जाए अंडरस्टैंडिंग, तो आप आंसर इसका यही टिक करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम तक कहीं तक भी नॉलेज कहीं दिमाग से फिसलती नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। A child is able to compute the third side of a right angle triangle if two sides are given the above mentioned behavioral change is related to। एक बच्चा किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दिया है, एक एंगल का आपका मान है 50 डिग्री, एक एंगल का आपका मान है 70 डिग्री, यानी कि मेजर। तो बताइए जो तीसरा एंगल है कितना होगा, ठीक है। आपने बच्चों को ये क्वेश्चन दिया। अब जब बच्चा ये तीसरा एंगल निकाल सके, सॉरी राइट एंगल बोला है, ठीक है, जब बच्चा इसको इजिली निकाल सके, तो बताइए यहाँ पर बच्चा किस ऑब्जेक्टिव ब्लूम के कौन से लेवल पर वो बच्चा है? नॉलेज, एप्लीकेशन, स्किल या एटीट्यूड? तो अब देखिए नॉलेज में तो क्या होता है, बेसिकली आपको बस फैक्ट्स रिकॉल करने हैं। यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया कि बताओ राइट एंगल का कितना मेजर होता है? अगर आपको बोला जाता कि बताओ राइट एंगल का मेजर क्या है, बच्चा आंसर देता बेसिकली 180 डिग्री होता है, तो ये नॉलेज के अंदर आता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि बच्चा जो है थर्ड साइड निकाल सके राइट एंगल की, या थर्ड एंगल निकाल सके राइट एंगल का। तो यहाँ पर नॉलेज की बात नहीं हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट सिखाए, आपने बताया कि राइट एंगल है, इसमें इतने एंगल बनते हैं, ये साइड होती है, फिर उन चीजों का इस्तेमाल करके बच्चा खुद जो है थर्ड एंगल निकाल रहा है। तो जहां पर बच्चा खुद चीजों को करता है तो वो चीज आती है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े यहाँ से। चलिए अभी तक आई होप अगर सबको समझ आ रहा है तो बताएंगे हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि हाँ जो चीजें मैंने समझाई हैं वो आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में कहा जा रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, ऑप्शन ए ये फैक्ट है, मतलब इसमें क्या है, फैक्ट का और कल्चर का कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर।
देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज में फैक्ट और कल्चर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल होता ही है, क्योंकि कल्चर का फर्क पड़ता है लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर। दूसरा है ये डिसलेक्सिया है। अब देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर डिसलेक्सिया आता है, डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। मतलब कि समझिए सिर्फ और सिर्फ डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ डिसलेक्सिया से अगर हम रिलेट करेंगे तो ये आंसर यहाँ पर गलत होगा। अगला है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो अबव एवरेज आईक्यू या फिर एवरेज आईक्यू के बच्चों में भी देखने के लिए मिल सकती है। अब आप देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे के अंदर होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो दिमागी रूप से भी कमजोर होगा। जो अबव एवरेज होते हैं, जो बच्चे थोड़े होशियार होते हैं, पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, उनके अंदर भी आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने के लिए मिल सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जिनका आईक्यू 50 से नीचे है उन्हीं के अंदर आपको डिसेबिलिटीज देखने के लिए मिलेंगी, या 70 से नीचे है, आपको बाकी बच्चों में भी ये देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके हिसाब से आपका ये फैक्ट बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 17 देखें अब यहाँ से हम चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय सीबीएसई, सीबीएसई ने जो प्रोग्रेसिव मॉडल रखा है एजुकेशन का, उसके हिसाब से सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन क्यों किया जाता है, क्यों बच्चों का समाजीकरण किया जाता है? सबसे पहला, ताकि बच्चे जो है सोशल हैबिट्स जिनको कंज्यूम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उनको छोड़ दे, कि भैया देखो उसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, सीधा सीधा देखो कैसे गुड ग्रेड्स लाने हैं। अब आप बता रहे हैं कि सोशलाइजेशन करना है और वहीं दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि सोशलाइजेशन छोड़ दो, तो ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। आप एक ग्रुप में रहकर काम करना सीखे ताकि वहां से आप सोशल स्किल्स सीख सके। और ये हमारा कॉन्सेप्ट सोशलाइजेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हमने यही बात पढ़ी है जहां पर आपस में मिलजुल कर काम किया जा सके, जिससे हमारे जो सोशल स्किल्स हैं, हमारे जो सामाजिक के जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं वो सारे बढ़ सके। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द बेस्ट वे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट टू लीड अ फुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज बाय। वो कौन सा तरीका है जिनसे आप जिन बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है वो भी अपनी लाइफ एक बहुत अच्छे रूप से जी सकते हैं? पहला, उनकी वीकनेस के ऊपर ध्यान दो। सिर्फ और सिर्फ वीकनेस के ऊपर ध्यान नहीं देना होता है, उसके लिए काम भी करना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ वीकनेस पे ध्यान देखोगे तो कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट है मेंटेनिंग अ हाई एक्सपेक्टेशन। हाई एक्सपेक्टेशन ज्यादा करोगे उनसे तो उनका मोरालिटी, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, तो वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन सी है कि उनको वैरायटी ऑफ स्किल सिखाई जाए और वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज यानी मेथड्स आप यूज करें अलग अलग चीजों में। ये सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो लर्निंग डिसेबल वाले पर्सन होते हैं उनके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करिए, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए अलग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करिए, जिनकी वजह से उनको जहां पर भी दिक्कत आ रही है वो पर्टिकुलर एरिया उनका सॉल्व हो सके। तो इसके हिसाब से बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, Suresh generally likes to study alone in a quiet room, where Madan likes to study in a group with his friends. This is because of difference in their. सुरेश अकेले बैठ के पढ़ना पसंद करता है, मदन ग्रुप में बैठ के। तो इससे क्या पता चलता है? ये वैल्यू है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड है, लर्निंग स्टाइल है या सिलेक्टिविटी? ये ना तो वैल्यू है ना तो एटीट्यूड है, यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है कि एक को तो अकेले रूम में बैठना पसंद है और एक को 10-12 बच्चों के साथ ग्रुप में बैठकर पढ़ना पसंद है। तो ये क्या है? उनके अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन? एक्टिव एंगेजमेंट का क्या मतलब है अगर हम प्राइमरी क्लासरूम की बात करें? एक्टिव एंगेजमेंट जहां पर बच्चा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे आपके क्लासरूम में। तो बताइए इनमें से कौन सा है जहां पर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा ज्यादा से ज्यादा? कौन सी सिचुएशन है ऐसी? ठीक है,
ऑप्शन ए, जहां पर बेसिकली बच्चा बस याद कर ले, चीजों को रिकॉल करके हमें सुना दे। अब बच्चे ने रट्टा मार लिया तो कहाँ से उसका एक्टिव एंगेजमेंट हुआ, ये तो नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी, टीचर को कॉपी कर दो। अरे टीचर को कॉपी करने में काहे का एक्टिव एंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी, बच्चा पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, डिबेट करेगा। अब देखिए बच्चे ने पूछा, क्वेश्चन करा, डिबेट किया, टीचर ने उसका आंसर किया, टीचर ने उसकी बात सुनी, यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिव एंगेजमेंट हो गया टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी। तो जो आंसर हम ढूंढ रहे हैं वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है आपको। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21, द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मीन्स। ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार आपको टेस्ट में दे चुकी हूँ, तो आई होप तो आपका किसी का ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। इसका मतलब है बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो एजुकेशन को हासिल कर सके। ऑप्शन बी, इक्वल तरीके की एजुकेशन देना। ऑप्शन सी, इक्वल स्टैंडर्ड देना। या ऑप्शन डी, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना ताकि वो जिस प्रकार की एजुकेशन चाहते हैं उन्हें उस प्रकार की एजुकेशन मिल सके। इस टर्म को मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसका मतलब होता है बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल उनको जो है कह सकते हैं ना, मतलब हिंदी मुझे इसका याद नहीं आ रहा, अवसर देना कि आपको जिस हिसाब से एजुकेशन चाहिए, आपका मेंटल लेवल कैसा है, आपकी नेसेसिटी कैसी है, आपको उसी हिसाब की एजुकेशन को चुनने का पूरा समान अधिकार है। तो ये कहलाता है आपका इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। और सेम बात कही गई है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार की एजुकेशन उसको सूट करेगी, उसी प्रकार की एजुकेशन का उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हाउ टीचर एज स्टूडेंट डैश जेंडर इन द क्लासरूम, इट डैश द लर्निंग एनवायरनमेंट। अच्छा देखिए ये तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुका है, तो जिन बच्चों का यहाँ पर वो वाला आंसर सही था तो ये भी सही होगा। तो इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहाँ पर गलती से रिपीट हो गया, शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शन। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बेसिकली रीजनिंग में करते हो ना ऑड वन आउट, तो आपको ऑड वन आउट यहाँ पर करना है। ऑप्शन ए है कि आपने बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है जहां पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑप्शन बी, आप बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं। ऑप्शन सी, आपने बच्चों के लिए क्विज रखा। या फिर ऑप्शन डी, आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपना असेसमेंट आप खुद कर सकते हैं। पर देखिए क्वेश्चन आंसर जब आपने बच्चों से पूछा तो असेसमेंट किसने किया, टीचर ने किया। आपने बच्चों से फीडबैक लिया तो आप असेसमेंट कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। आपने क्विज लिया तो असेसमेंट कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो आप बच्चों को सेल्फ असेसमेंट सिखा रहे हैं, टीचर वाला असेसमेंट तो यहाँ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर गोइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, द ग्रैंड मदर सेज व्हाई कांट यू ओबीडिएंट लाइक अ गुड गर्ल, हु विल मैरी यू, हु विल मैरी यू इफ यू बिहेव लाइक अ बॉय। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक लड़की बोलती है कि पापा मुझे भी स्कूल ट्रिप पे जाना है, बहुत लड़ती है। तो उसी टाइम उसकी दादी बोलती है एक अच्छी लड़की की तरह क्यों नहीं बिहेव करती, क्यों तुमसे शादी, कोई कोई तुमसे शादी करेगा भला एक लड़की की तरह व्यवहार करोगी तो। ये क्या है यहाँ पर। अब देखिए क्या हुआ, लड़के को लड़की से कंपेयर कर दिया कि लड़कियों को ओबीडिएंट रहना चाहिए और लड़के अपनी जिद कर सकते हैं। ये क्या है, एक रूढ़िवाद सोच है। और जहां पर भी रूढ़िवाद सोच की बारी बात आएगी तो वहां पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स ऑफ नॉलेज वुड। अब चंक्स क्या होता है, एक क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चंक्स का मतलब होता है जब आप किसी नॉलेज को छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं। जैसे कि सपोज किसी का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। क्या हो गया ये, अच्छा किसी का टेलीफोन नंबर ही है, अब आपको ये याद करना है।
तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 एक बार में याद करेंगे, 4 5 6 एक बार में याद करेंगे, और फिर ये एक बार में याद करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये चंकिंग है। जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करके याद करते हैं उसे हम चंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप बच्चों को ऐसे चंक्स देंगे, ऐसे पार्ट देंगे जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, पहला ऑप्शन है कि इसकी वजह से बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही हमें सही मिल गया। क्योंकि अगर जिस चीज का आपस में रिलेशन ही नहीं बन रहा तो उसमें चीज को समझेंगे कैसे, तो बहुत टफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी बाकी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि इसे बच्चों के लिए इजी हो जाए। अब बताइए, जब डिस्कनेक्टेड चीजें ले ली, आपको दे दिया 1 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 100 आता है, तो क्या इजी हुआ बच्चे के लिए सीखना? नहीं हुआ ना, गलत हो गया। काउंटिंग ऐसे थोड़ी याद करेगा बच्चा। इसके बाद है, इससे बच्चे खुद इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों का आप चंकिंग क्यों देते हैं, ताकि बच्चा याद कर सके, ना कि उसको दिखाने के लिए कि भैया देखो ऐसे चंकिंग करो। अपने हिसाब से आप पजल नहीं खेल रहे कि बच्चा खुद ऑर्गेनाइज करेगा, आप चंकिंग करते हैं ताकि बच्चा इजीली, ज्यादा जो बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं या जो समझ नहीं आ रहे उनको इजीली समझ सके। अगला है, टीचर का टास्क डिफिकल्ट बनाने के लिए और लर्नर का इजी बनाने के लिए। अब ये दोनों की तरफ से इजी बनाना है ना, क्यों बेचारे टीचर को मारो, उनका टास्क डिफिकल्ट बनाओ। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम लाइज इज यूजिंग। इनमें से आप बताइए, जब आप इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान में रख के आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप कैसा बनाएंगे, कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले क्या हो, इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है, बच्चों के बारे में सोच के उनको दिमाग में रखते हुए ही आप कुछ करेंगे। और जहां पर बच्चों की बात हो रही है तो मुझे बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान चला गया है ऑप्शन नंबर डी, लर्नर पे। आप क्या करेंगे, लर्नर सेंटर, यानी बच्चों को सेंटर करके ही आप अपना प्रोग्राम बनाएंगे। एक नंबर पक्का होने वाला क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 27, अ चाइल्ड इज एवरेज ऑन क्रिएटिविटी, हाई इन एकेडमिक अचीवमेंट, पुअर इन सोशल डेवलपमेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक बच्चा, सिर्फ मैं एक ही बच्चे की बात कर रही हूँ, अलग अलग बच्चा नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने अ चाइल्ड लिखा है, चिल्ड्रन नहीं लिखा है। चिल्ड्रन होता है यानी बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर स्पेसिफिकली एक बच्चे की बात हो रही है कि एक बच्चा है जो क्रिएटिविटी में एवरेज है, सो है, एकेडमिक पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, और सोशल डेवलपमेंट दोस्ती यारी में बहुत ही बुरा है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? ये इंटर इंडिविजुअल है, इंट्रा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है या मेजरेबल है? हमने यहाँ पर मेजरेबल की बात नहीं करनी है क्योंकि हम मेजर नहीं कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल डिफरेंस को ऐसा इतनी अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर मतलब ये कॉन्सेप्ट अलग बन, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही बच्चे के बारे में बात हो रही है कि उसके खुद के अंदर कितने ज्यादा डिफरेंस है। और जब खुद के अंदर डिफरेंस की बात होती है तो वो आता है आपका इंट्रा इंडिविजुअल में। तो ये इंटर होता है दूसरों के बारे में और इंट्रा होता है अपने खुद के बारे में। तो इंट्रा में क्या हुआ, जब आप खुद के बारे में अपने डिफरेंसेस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। While teaching in general class, almost which psychological fact should be taken in attention? जब आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको कौन से फैक्ट का ध्यान रखना है? टीचिंग टेक्निक का, फिजिकल कैपेसिटी का, इंडिविजुअल कैपेसिटी का, या फिर फैमिली कंडीशन का? साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक। और मनोवैज्ञानिक हम क्यों पढ़ते हैं अपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट? साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं हम? ताकि हम बच्चों के एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके, बच्चों के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली हम। तो बच्चा किससे रिलेट करेगा? इंडिविजुअल कैपेसिटी से रिलेट करेगा कि हर एक बच्चे की कितनी क्षमता है चीजों को सीखने की, हम उसी के हिसाब से बच्चों को चीजें पढ़ाते हैं। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो गया इंडिविजुअल कैपेसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Which one of the following optimizes motivation to learn? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रेरणा के लिए ऑप्टिमाइज करता है, बढ़ावा करता है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर,
हो सकता है, देखो इंट्रिंसिक भी होता है, एक्सट्रिंसिक भी होता है, हो सकता है, लेकिन बाकी देख लेते हैं। मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, फेल होने से बचने के लिए मोटिवेट होना। फेल होने से बचने के लिए मोटिवेट बहुत ही कम होते हैं, उससे ज्यादा बेहतर मेरे पास इंस्टिंक्ट है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमें देखना है कि क्या एक्सटिंक्टिंग से भी बेहतर कोई ऑप्शन है, क्योंकि चारों ऑप्शन रीड करने होते हैं एग्जाम में। यहाँ मैं 3 तक कभी कभी रोक देती हूँ, एग्जाम में गलती मत करना एक बार। आपको पता है गारंटी आपका ये आंसर सही है, लेकिन आपको हार्डली 1 से 2 सेकंड लगेगा बाकी सारे ऑप्शन पे नजर लगाने में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ताकि वो चूज कर सके क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है। मोटिवेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या आसान है क्या मुश्किल है। जब मोटिवेटेड हो तो यार माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, वहां क्या इजी क्या डिफिकल्ट। अगला है कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिले आपको टारगेट को मीट करने में। मोटिवेशन देखिए कहीं ना कहीं यही होता है, आप अंदर से मोटिवेटेड हैं कि आपको एग्जाम पार करना है। आप एग्जाम पार करेंगे तो क्या होगा, आपका पर्सनल आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होगी जब आपके टीचर की जॉब लग जाएगी। तो इस वजह से जो आपका मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं एक बार। द न्यूज ऑफ अ वुमन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ। आपने न्यूज सुनी कि एक जो वुमेन है अपना बच्चा ही बेच रही है खाने के लिए, तो ये आप किससे समझ पाएंगे? साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ हायरार्किकल, या फिर साइकोसोशल थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ रीइंफोर्स्ड कंटीजेंसी। अब देखिए फूड के लिए जो वुमन है वो अपना बच्चा बेच रही है। फूड क्या है, एक तरीके की हमारी नीड है। सबसे पहले हम हमारी बेसिक हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं पहले हम वो पूरा करते हैं, उसके बाद हम लव पे एस्टीम पर जाते हैं। तो अगर किसी पर्सन की भूख वाली नीड ही पूरी नहीं हुई तो बच्चे के लिए लव वाली नीड पर वो जाएगा ही नहीं। तो फूड के लिए क्या किया उसने, अपने बच्चे को ही बेच दिया, क्योंकि उसकी जो सबसे पहली नीड है वो ही पूरी नहीं हो रही है। और इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसके बारे में थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स में। तो आपका जो आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आपका? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 देखे यहाँ से हम। क्वेश्चन नंबर 31, द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट्स एंड कंपेल्स अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू दैट रिस्पॉन्स। अब आप बताइए वो क्या है, एक फोर्स जो किसी भी बिहेवियर को कंपेल करती है, भैया आगे बढ़ो इस उसमें बढ़ो। अब देखो मैंने आपको इससे पहले सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था, इनर फोर्स की जब भी बात हुए जो आपको कंपेल करे किसी भी चीज को करने के लिए, तो वो चीज होती है हमेशा मोटिव। क्लियर है? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था आपके लिए पहले भी, तो ये एक्सप्लेन करने की ज्यादा नीड नहीं है यहाँ पे, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, डैश मोटिव डील्स विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग स्टेट एंड टू ऑब्टेन पर्सनल गोल्स। आप बताइए वो कौन सा मोटिव है जो डील करता है जहां पर आप खुद की फीलिंग को मतलब सेटिस्फाई हो जाए, मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ से, मैं सेटिस्फाइड हूँ और अपने गोल्स मैंने पूरे कर लिए। तो ये कौन सा मोटिव के अंदर आएगा? इफेक्टिव, अफेक्टिव, सेफ्टी, प्रिजर्वेशन। अब आप देखो इसको कैसे करोगे। यहाँ पर क्या लिखा है? फीलिंग लिखा है, ठीक है। आपको मैंने अलग अलग प्रकार के पढ़ाए थे, आपको मैंने पढ़ाया था एक होता है आपका अफेक्टिव, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है कोनेटिव। कोनेटिव होता है आपका फिजिकल से रिलेटेड, ठीक है। अफेक्टिव होता है आपका फीलिंग से रिलेटेड, और कॉग्निटिव होता है आपका माइंड से रिलेटेड। अब आपको यहाँ पर फीलिंग दिख गया है, फीलिंग किससे रिलेट करता है? अफेक्टिव से रिलेट करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में जाने घुसने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से आपका इजीली आंसर एग्जाम में आ जाएगा कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफेक्टिव। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। Which of the following correct order comes under Maslow hierarchy of need? आपको Maslow hierarchy of need का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिकली आपको सीधा आपका आंसर बता देती हूँ, क्योंकि इसमें से आपको ऑर्डर बताना है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे समझाने की नीड नहीं है। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल यानी सिर्फ बेसिक नीड है, घर कपड़ा मकान, मतलब कि खाना भूख प्यास ये सारी। फिर सेफ्टी, रहने के लिए घर चाहिए, फिर परिवार चाहिए, फिर इज्जत चाहिए। इसी हायरार्की में हमारी नीड्स पूरी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एस्पायर टू गेट ए इन हिज स्कूल फाइनल एग्जाम। एक बच्चा चाहता है कि मुझे ग्रेड ए मिले, मुझे ए डिस्टिंक्शन मिले 12th के एग्जाम में। तो बताइए यहाँ पर किस प्रकार का मोटिवेशन है? एफिलिएशन, सेल्फ एस्टीम, एक्चुअलाइजेशन, अचीवमेंट। अब देखिए मुझे जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कैसे लेनी है? मुझे फर्स्ट रैंक लेके गवर्नमेंट टीचर बनना है। ये क्या है? ये मैं अचीव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ये मेरी अचीवमेंट होगी अगर मैं फर्स्ट पोजीशन ले आऊं ऑल ओवर दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया इन DSSB टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो ये मेरा अचीवमेंट हुआ। तो यहाँ पर बात हो रही है नीड ऑफ अचीवमेंट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ मोटिव। मोटिव क्या है? सोशल अप्रूवल है, सोशल अप्रूवल नहीं होता, हमें सोसाइटी में रहने के लिए मोटिव कोई अप्रूवल नहीं दिलाता कि हम सोसाइटी में फिट करते हैं या नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, ये कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा डिजायरेबल बिहेवियर निकल कर आता है। ऑप्शन सी, द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज ड्रॉन टू सेटिस्फाई अ नीड। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या फिर आप कह लीजिए एक ऐसा आपका लक्ष्य है जिसकी वजह से आप अपनी नीड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी ना आपका सीधा सीधा वर्ड से रिलेट हो जाएगा। मोटिव में हम, मोटिवेशन हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के बारे में पढ़ते हैं। तो सीधा सीधा आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट भी पूरे क्लियर करके बताती हूँ, प्लस मैं आपको ट्रिक्स भी बताती हूँ कि किस तरीके से वर्ड टू वर्ड रिलेट करके आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा और कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि अगर एक बार एग्जाम में कंफ्यूज हो गए 5 क्वेश्चन में, लेकिन खराब उसकी वजह से कम आपके 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से आपका दिमाग वहीं पर चलना बंद हो जाता है। तो जहां पर भी कंफ्यूजन लगे ना, एक भी सेकेंड उस आंसर को उसी टाइम स्किप कर देना। अगर आपको टाइम लगता है कि हाँ मेरा वो सेक्शन पूरा करने में भी टाइम बच रहा है और तो उस क्वेश्चन पे दोबारा जाना है, लेकिन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में ज्यादा मत घुसना। आगे के 20 से 25 क्वेश्चन आपके खराब होंगे, देख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक एग्जाम्पल क्या है? बायोलॉजिकल मोटिव, साइको सोशल, नेचुरल, और इसमें है नन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जहां पर आप को खुद को ऐसा लगता है मैंने कुछ समाज में करके दिखाया, और समाज में जहां पर आप कुछ करके दिखाते हैं यानी समाज में आपने कोई एक जगह हासिल कर ली है। तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इफ अ मैन इज स्पॉन्टेनियस, अगर कोई पर्सन सहज है तो मैस्लो के हिसाब से वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम फटाफट अपनी चीजों से डील करता है, चीजों में सहज है, समाज में एक उसकी जगह है। तो ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका आंसर होगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लेजिटिमाइज्ड एज इज। थ्योरी ऑफ जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसको वैध नहीं माना जा सकता, क्यों? ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस दी हुई है और ऐसे कोई टेस्ट नहीं बने हैं कि आप हर एक प्रकार की इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सके। हमें पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल चुका है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या था, बॉडीली इंटेलिजेंस अलग है, काइनेस्थेटिक अलग है, आपकी आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अलग है, इंट्रापर्सनल अलग है। अब इतने सारे स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जिनके हिसाब से आप ये टेस्ट कर सके कि हाँ असलियत में इतने प्रकार की इंटेलिजेंस होती है या नहीं होती। तो इस बेसिस पे आप इसे वैध शायद नहीं मान सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हु assumed that human motives are arranged in a hierarchy of potency। सीधा सीधा किसने मोटिव को हायरार्की में बांटा? मोटिवेशन में हायरार्की किसने दी थी? वो दी थी आपके अब्राहम मैस्लो ने। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हार्डली 1-2 सेकंड का क्वेश्चन था, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाइवल नीड्स एक्टिवेट द ऑर्गेनिज्म टू। आप सीधे से देखो सर्वाइवल नीड किससे रिलेट करती हैं? सर्वाइवल नीड आपकी फिजियोलॉजिकल से रिलेट करती हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड में आपकी बेसिकली वो नीड होती हैं जो आपके सर्वाइव के लिए जरूरी है, जैसे कि खाना,
पानी, ये सब चीजें क्या है, सबसे पहले हवा, ये आपके सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो जीवन मुमकिन भी नहीं है। तो सर्वाइवल नीड और फिजियोलॉजिकल सेम बातें हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? 1 से लेके 40 तक हम अपने सारे क्वेश्चन एकदम डिटेल में एनालाइज कर चुके हैं। सबके हम कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने देख लिया है कि किस तरीके से उनके कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमें वहां पर आंसर टिक करना है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि मैम हम पढ़ते हैं लेकिन एंड में क्या होता है, जब टेस्ट पेपर होता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं या फिर हमें कंफ्यूजन होती है उनके बीच में। ठीक है, आशीष सर ने भी आपसे इसके बारे में बात करी थी। लेकिन देखिए आपको क्या करना है, अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को, सपोज आपने क्या किया, आपने हायरार्की वाले कॉन्सेप्ट को 10 से 20 बार पढ़ लिया। ठीक है, आपने अगर इसको 10 से 20 बार पढ़ लिया तो क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा। आपको 10 से 20 बार में वो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पक्का हो जाएगा कि आपको खुद से ही चीजें अप्लाई करनी आ जाएंगी। आप अगर सोच रहे हो कि आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लोगे, आपने एक बार पढ़ ली पूरी बुक, 2 बार पढ़ ली, आपने 3 बार पढ़ ली, और अगर आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो ये चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना। ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक होता ही नहीं है। कम से कम मिनिमम बता रही हूँ मैं 15 टाइम्स मिनिमम आपको हर एक चीज प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। प्लस जहां पर आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है तो आपने क्या किया है, क्लासेस में आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई जाती है। क्लासेस को बार बार देखो, उन्हें समझो और ध्यान से देखो कि वहां पर आपको क्या चीज बोल रहा है। जिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है उनको एनालाइज करो कि अच्छा ये पॉइंट क्या इसके हिसाब से सही बैठता है या इसके हिसाब से सही बैठता है। और एनालाइज करना जब ही आएगा जब आपकी बहुत ज्यादा रिविजन होगी। तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है रिविजन। जब तक बार बार रिविजन नहीं करोगे, जिस दिन तक एग्जाम ना हो जाए, लास्ट सेकंड डे तक भी रिविजन करते रहना। लास्ट डे छोड़ देना एकदम माइंड को फ्री करने के लिए। ठीक है, आई होप तो कि आपको थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर होने में आपकी हेल्प मिली होगी। ठीक है, अगर आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट कर कर जरूर बताना कि किसको क्या चीज अच्छी लगी, सेशन आपको हमारा क्यों पसंद आया है। या फिर अगर आपके नोन में कोई ऐसा है जो टीचिंग फ्रेटर्निटी से रिलेट करता है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हमारे चैनल पे मैथ्स भी स्टार्ट हो चुका है, तो हमारा चैनल जरूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।